Good morning, students. Welcome. Today we are starting with lesson number 39. And today we are going to solve some very important numericals based on potentiometer, which are often asked in the board exam. But before we do those questions, can we revise a little of what we learned in the last class? You see, in the last class, we have learnt about the principle of potentiometer. Today we are not going to concentrate on the language part. आज हम concept सीखना चाहते हैं ताकि we are able to solve the questions in the exam. ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है इसे प्राइमरी सर्किट कहते हैं. इसमें आप जानते हैं ये ड्राइवर सेल है और ये वो पोटेंशियोमीटर वायर है. ये जो रिहास्टेट है ये बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है. इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल, अगर हम रिहास्टेट से आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है. अगर करंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी. एंड ये पॉइंट जो है दैट इज़ बिटवीन ए एंड जे वोल्टेज हमें कम मिलेगी. अब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे कम कर दें तो करंट फिर बढ़ जाएगा. और अगर करंट इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ये जो वी ए जे इंक्रीज़ हो जाता है. वी आर ट्राइंग टू लर्न कि वी ए जे को कैसे बढ़ाया जाए और वी ए जे को कैसे घटाया जाए. यू विल से वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट बाय कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ आर. सपोजिंग हम आर की रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फिर हम वी ए जे कैसे कंट्रोल करें. यू विल से वी ए जे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ. तो जितनी वोल्टेज आपने यहाँ बढ़ानी है, अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो ये पॉइंट जे राइट में मूव करना चाहिए. आपको याद होगा हमने एक वर्ड यूज़ किया था जॉकी. जॉकी को हमें राइट में मूव करना चाहिए. और अगर वी ए जे को कम करना हो तो फिर जॉकी को लेफ्ट में मूव करना चाहिए. तो अब हम इस बात को समझ गए कि वी ए जे को इंक्रीज़ करना हो मूव जॉकी टू द राइट, वी ए जे को कम करना हो तो मूव द जॉकी टू द लेफ्ट. नाउ दैट वी हैव लर्न द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट विच यू विल कम अक्रॉस अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चंस. किसी क्वेश्चन में आप इस टाइप का डायग्राम देखेंगे, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था. इसमें हम ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स को कंपेयर करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक नाउ अबाउट द प्राइमरी सर्किट. अब मैं इस पार्ट ऑफ द सर्किट की बात कर रहा हूँ जिसको कि हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं. जो सबसे पहले आपको रिमाइंड करना है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये सिंपली एक रेजिस्टेंस है जो इस गैल्वोमीटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड. तो ऑफन इस गैल्वोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस होगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि इसको इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. द आंसर इज़ वेरी सिंपल. ये क्योंकि प्रोटेक्टिव डिवाइस है इसलिए बैलेंसिंग लेंथ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. दूसरी चीज़, जितनी वोल्टेज यहाँ जितनी ईएमएफ यहाँ पे है E1
उसके प्रोपोर्शनल होगी लेंथ। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस E1 को बढ़ा दूँ तो नेचुरली बैलेंस करने के लिए मुझे ये VAJ को बढ़ाना होगा। स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ लें कि ये एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ VAJ है और दूसरी तरफ ये E1 है। तो अगर आपने बैलेंस पॉइंट लाना है तो जैसे E1 की वैल्यू किसी ने बढ़ा दी, तो अगर बैलेंस लाना है तो VAJ को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में जॉकी विल बी मूविंग टू द राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड कि अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती है तो बैलेंस करने के लिए VAJ को फिर बढ़ाना होगा, और अगर यहाँ वोल्टेज कम होती है तो VAJ को घटाना होगा। इसका मतलब जॉकी विल हैव टू बी मेड टू द विल हैव टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट। फिर ऑफन यू कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ सर्किट जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी सर्किट। अब हम सेकेंडरी सर्किट की फिर बात करेंगे, इसकी ऑलरेडी बात कर चुके। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, जब ये की ओपन होता है तो फिर कोई करंट यहाँ पे नहीं फ्लो कर सकता। सेकेंडरी सर्किट में छोटा सा कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। तब हम बात करते हैं EMF की। बिकॉज व्हाट इज EMF? द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर हम इस की K1 को स्विच ऑन कर दें तो एक छोटा सा करंट जरूर फ्लो करेगा, और जब वो करंट फ्लो करेगा तो हम EMF की बात नहीं कर पाएंगे। तब हमको बात करनी पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वी आर लर्निंग कि जब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करता है तो उस समय हम EMF की बात करते हैं, और जब इस की को क्लोज कर देते हैं तो फिर हम वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस कैपिटल R के बढ़ाने से यहाँ पे विच इज अक्रॉस द बैटरी, ये हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि जब हम कैपिटल R की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाती है, और जब इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाती है। तो ये रोल होता है इस रेजिस्टेंस का। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट लर्नड, वी विल नाउ बी बिगिनिंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यूँ तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपने ये ध्यान रखना है कि हमें जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है V इज इक्वल टू K इंटू L, उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हर एक क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, V is equal to K into L. So now I begin with the first question. The question says कि एक 3 वोल्ट बैटरी है जो कि कनेक्टेड है अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर। The question says कि जब हम एक सेल लगाते हैं ऑफ 1.5 वोल्ट तो ये जो गैल्वेनोमीटर है गिव्स नल डिफ्लेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम एक और कोई सेल लगा देते जिसमें बैलेंसिंग लेंथ 80 सेंटीमीटर होती तो उसकी EMF कितनी होगी। तो अभी स्टूडेंट्स हमने कहा कि हम पहले बात करेंगे विद द फॉर्मूला V इज इक्वल टू K इंटू L। जब ये वाली बैटरी लगी है तो E1 की वैल्यू 1.5 तो L1 की वैल्यू 60 है। जब हम दूसरी बैटरी लगाते हैं तो उसकी EMF मान लिया E2 है, तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, 80। तो आप इस फार्मूले को 2 बार लगाएं तो पहले केस में E1 विल बी K मल्टीप्लाइड बाई L1,
दूसरे में E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, E1 बाई E2 विल बी 60/80। इतनी आसानी से हम E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ ही इज आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन कि इफ द EMF ऑफ द ड्राइवर सेल इज लेस देन E1, यहां पे जो बैटरी है, और E2, देन विल वी गेट सम नल पॉइंट और नॉट। स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस की। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे कुछ वेट्स रखे हैं और यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को। अगर ये वोल्टेज कम है तो ये, और राइट हैंड साइड में वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये कभी भी लेस वोल्टेज इस वोल्टेज को बैलेंस नहीं कर पाएगी। ये वन ऑफ द प्रिकॉशंस था इन पोटेंशियोमीटर कि जो ड्राइवर सेल होता है उसकी EMF हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए देन द EMF ऑफ द सेल विच हैव कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट। सो अगर इसकी EMF, if capital if the driver cell is less than this or E2, then in that case no balance point can be obtained. That's our answer. Then he is asking a very silly question कि अगर हम R की वैल्यू को बढ़ा दें, घटा दें, तो how will the balancing length change? We simply say, देखिए कैपिटल R क्या काम कर रहा है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस का काम कर रहा है फॉर द गैल्वेनोमीटर, एंड देयर विल बी नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द बैलेंसिंग लेंथ एट ऑल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें प्राइमरी सर्किट में ड्राइवर सेल की EMF 5 वोल्ट दी है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। यहाँ पे दो सेल लगाए हैं E1 एंड E2। यहाँ पे भी वही सेल लगे हैं लेकिन उनकी पोलैरिटी ठीक नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है, और इसको हम 1 कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ही सेज कि जब हम 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं तो जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो 400 सेंटीमीटर आती है, लेकिन जब हम की को 1 और 3 को क्लोज कर देते हैं तो फिर ये दोनों सेल सर्किट में आ जाते हैं और जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो 100 सेंटीमीटर पे मिलती है। क्वेश्चन आस्क्ड इज कि E1 डिवाइडेड बाय E2 निकालें। हम देखिए सबसे पहले एग्जाम में ये फॉर्मूला जरूर लिखते हैं कि वी नो V इज इक्वल टू K इंटू L। अब देखें फर्स्ट केस में नेट वोल्टेज कितनी है। आपको याद होगा वन ऑफ द प्रिकॉशंस कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ दिस बैटरी और दिस बैटरी सारी की सारी शुड बी कनेक्टेड एट द पॉइंट A। तो यहां पे आप देखें E1 is trying to make the current flow this way, E2 also the same way। तो हम कहते हैं ये दोनों सेल्स दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो जो टोटल वोल्टेज होगी वो होगी E1 प्लस E2 पहले केस में। सो दैट विल बी K मल्टीप्लाइड बाई L सफिक्स 1 2। सेकेंड केस में देखें क्या हो रहा है। E1 is trying to make the current flow towards left and E2 is trying to make the current flow towards right। तो जो नेट वोल्टेज है वो E1 माइनस E2 हो जाएगी and that will be equal to K multiplied by L13। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को, फिर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को E2 से डिवाइड किया, तो ये पहली टर्म आ गई E1 डिवाइडेड बाई E2 प्लस 1, E1 डिवाइडेड बाई E2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 400/100। मान लिया कि E1 बाई E2 x है, तो ये बन गई इक्वेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज 4। यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल ली, और x क्या था, E1 डिवाइडेड बाई E2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, किसी किसी क्वेश्चन में तो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल के निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस केस में हम कंपेयर कर रहे होते हैं और वो के कैंसिल हो जाता है, तो उसको निकालना नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें कभी कभी हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो एक बार सीख लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सर्किट को देखना है। सबसे पहले हमें वहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो लिखना है यूजिंग ओम्स लॉ। फिर उसके बाद हमने कहना है कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और फिर दोनों साइड लेंथ ऑफ द वायर ए बी से डिवाइड कर दें। दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ के। आई एम रिपीटिंग, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम आई लिखते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, उसके बाद हम अगेन ओम्स लॉ लगा के वोल्टेज लिखते हैं अक्रॉस ए बी, और तीसरी चीज फिर हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स बाय द लेंथ ऑफ द वायर ए बी। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में, ये एक 2 वोल्ट सेल है, यहाँ पे 15 ओम है प्राइमरी सर्किट में। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट की वैल्यू विल बी टोटल वोल्टेज 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 10, that will give us the current. Second step, voltage across AB will be current multiplied by resistance across AB. करंट की वैल्यू वैसे ही लिख दी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 10। थर्ड स्टेप, दोनों साइड डिवाइड कर दें बाय द लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दिया। अब याद रखें स्टूडेंट कि के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी यूनिट होगी वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ हमने सेंटीमीटर में लिखी हुई है। इतना आसान है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन ए सर्किट। द सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल ऑफ दिस सेल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक फार्मूला था दैट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई वी। फॉर ए सेल हमें पता है कि अगर एक सेल की ईएमएफ ई है, वोल्टेज वी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो ये फार्मूला हमको याद है कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू 0.3 है, ई की वैल्यू 1.5 है। यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेते। द थर्ड थिंग इज आस्क्ड इज कि इस सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो आई होप यू नॉट फॉरगॉटन द यूज ऑफ दिस फार्मूला। वी नो V इज इक्वल टू K इंटू L। अब देखिए, वोल्टेज हमने निकाल ली थी, आंसर बी आ गया था। के हमने निकाल लिया था, आंसर ए आ गया था। तो यहाँ से एल की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो इट वॉज सो सिंपल, बट इट वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल आर निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। जो ड्राइवर सेल है उसकी ईएमएफ को ई डैश कहा गया है, 2 वोल्ट है उसकी वैल्यू। ये वायर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की जो लेंथ है वो दी हुई है 4 मीटर।
जो सेल लगा है उसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले ये कहा गया है कि व्हेन द की के इज ओपन, तो जब ये ओपन हो जाती है तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर पाएगा। ही सेज कि जब ये की ओपन है तब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 3 मीटर है। आपने झट ये फॉर्मूला लगाना है V इज इक्वल टू के इंटू एल। लेकिन ये याद रखें कि जब ये ओपन है तो कोई करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस। जब तक कोई करंट नहीं फ्लो करेगा वी कैन नॉट टॉक अबाउट V, हमें बात करनी पड़ेगी E की। तो E विल बी K मल्टीप्लाइड बाई L1 जिसकी वैल्यू 3 है। देन द क्वेश्चन सेज जब हम इस की को क्लोज कर देते हैं और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 9.5 लगाते हैं तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो 2.85 आ रही है। हमने फिर से ये फॉर्मूला लगाना है कि वी नो V इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई L2। देखिए L1 3 था, L2 की वैल्यू 2.85 थी। अब हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेना है। तो E माइनस वी बाई वी इज L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट फार्मूला स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज E माइनस वी अपॉन वी। तो इसकी E माइनस वी बाई वी की जगह ये लिख देते हैं और स्मॉल आर की वैल्यू आ गई L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू आर। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप पुट अप कर लें, आर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस डायग्राम को स्टडी कर लें। ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस S लगा हुआ है। यहाँ पे एक सेल है जिसकी ईएमएफ R डैश है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और उसके क्रॉस एक रजिस्टर कैपिटल R लगाया है। ये की इज K। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस R1 है। लेट मी स्टार्ट विद द 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल द बैलेंसिंग लेंथ चेंज अगर हम कैपिटल S की वैल्यू को बढ़ा दें। वी हैड डिस्कस्ड अगर हम कैपिटल S की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो करंट है वो कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो जो वोल्टेज VAJ है वो भी कम हो जाएगी। ये जो कम वोल्टेज है ये बैलेंस नहीं कर पाएगी यहाँ जो वोल्टेज है। तो इसका मतलब बैलेंस ऑब्टेन करने के लिए VAJ को बढ़ाना होगा। एंड हमने लर्न किया कि VAJ को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है मूव द जॉकी टू द राइट। देन ही सेज कि अगर हम R1 की वैल्यू को इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि ये एक प्रोटेक्टिव रजिस्टर है, इस गैल्वोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द थर्ड क्वेश्चन, ही सेज कि अगर हम R पहले तो हम की को क्लोज कर दें और R की वैल्यू को बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द बैलेंसिंग लेंथ। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब की को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है, और जब आप R की वैल्यू को बढ़ाते हैं, कैपिटल R की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज करती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी सेल के क्रॉस जब एक रजिस्टर लगाते हैं और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाती है। जब यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए
हमें यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा वोल्टेज करने के लिए जॉकी को राइट में मूव करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट इज रिटन हियर। अगर हम कैपिटल आर को इंक्रीज करते हैं तो जो यहाँ वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाती है, और इस वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए वी ए जे को बढ़ाना होगा, एंड वी ए जे को बढ़ाने के लिए जॉकी शुड बी मेड टू मूव टूवर्ड्स right. So this was all for today, students, and in the next video we will be coming with a few more numericals and reasoning questions, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट पोटेंशियोमीटर इतने क्लियर हो जाएं that you are able to answer all the questions in the exam based on potentiometer. Thank you for watching.